जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग खंड से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आपके इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। इसको जनरली हम लोग शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करेंगे, जितनी भी रीजनिंग इसमें देखेंगे। हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न क्या रखा है कि हमें उस संख्या की पहचान करना है जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। आप पाओगे जो आमतौर पर प्रश्न आते हैं वो पूछे रहते हैं कि वो हमें उस संख्या की पहचान करनी है जो श्रृंखला से संबंधित होते हैं। इसमें क्या रखा है कि नहीं है। तो वैसे ही हम लोग इस प्रश्न को भी करेंगे सॉल्व, जैसे संबंधित संख्या निकालने के लिए करते हैं। आप देखो एक से दूसरे में के बीच में जो संबंध है वो कैसा है। तो पाओगे जो आप 10 से 14 में जाओगे तो +4 हो रहा है, क्योंकि 10 से 14 में जाओगे तो घटेगा था नहीं, बढ़ेगा ही, तो +4 हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो दूसरे नंबर पे जो 14 से 28 में जा रहे हो तो +4 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ×2 हो जा रहा है ना। कह सकते हैं कि जो एक प्लेस के बाद, जब एक प्लेस मतलब एक जगह एक बार प्लस होगा और दूसरी बार गुणा होगा, फिर उसके बाद प्लस होगा, फिर उसके बाद गुणा होगा। इस तरह हम लोग करते हैं। आप पाओगे कि ये श्रृंखला कहाँ तक सही है, इसी को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले प्लस दे रखा है, +14 की है 10 में, 10 में +4 की है 14 आया, 14 में ×2, दूसरे प्लेस के लिए ×2 हो रहा है और प्लस पहले प्लेस के लिए 4। फिर इसके बाद वो फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब पहले प्लस फिर इंटू फिर प्लस फिर इंटू। तो 28 में आप 4 जोड़ोगे तो 32 आएगा, फिर उसके बाद 32 का गुणा करोगे तो 64 आएगा, फिर 64 में 2 जोड़ोगे तो 68 आएगा। यहाँ तक श्रृंखला आपको सही दिखी। फिर 68 में अगर आप 2 से मल्टीपल करो क्या 132 आएगा? हम लोग चेक करते हैं। 68 को जब 2 से मल्टीपल करोगे तो आपको कितना आएगा? 8 दूनी 16 का 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13। यहाँ पे 136 हमारा आ रहा है, और वो श्रृंखला में कितना दे रखे हैं? वो श्रृंखला में हमारा 132 दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 132 में जिसमें होगा, क्योंकि गलत यही हमें गलत ज्ञात करना था, तो गलत 132 है। 132 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये हमारा डी में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न संबंधित शब्द से चुनना है हमें। उसमें संख्या से था, इसमें शब्द के संबंध को दर्शाना है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले से दूसरे के बीच जो संबंध रहता है वही तीसरे से चौथे के बीच भी हमें संबंध दर्शाना होता है। तो राजा और सिंहासन में क्या संबंध है? आप जानते होंगे कि जो सिंहासन है उस पे राजा आसीन मतलब बैठता है, मतलब बैठने से है। और प्लस बैठने के साथ ऐसा नहीं है केवल वो बैठता ही है, वो बैठने के साथ साथ चलाता है, मतलब पूरे जो सिंहासन पे बैठता है वही पूरे राज को चलाता है। तो मतलब बैठने और चलाने दोनों से है इसमें। तो एक साथ किस में है? सिंहासन पे आप जब पदभार सौंपा जाता है जिसको, तो वहाँ की व्यवस्था भी देखता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो केवल बैठा ही रहता है। अब वैसे सवार से आपका जो रिलेशन निकालना है वो किससे निकलेगा? समझिए। अब काठी पे बैठ के कोई काठी को चलाएगा? मुश्किल है। कुर्सी ये चलेगी नहीं, सीट और पीठिका ये भी नहीं चलती। मतलब कह सकते हैं कि अगर इसमें सिंहासन की जगह कुर्सी राजा को कुछ और दे रखा होता, कि जैसे वो तो उसको कहने का अर्थ ये है कि उसका जो संचालन वो नहीं करता, लेकिन सवार पे वो बैठेगा जो उसका संचालन भी करेगा। संचालन का अर्थ इसको है कि उसको चलाएगा भी। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो घोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंसान जो सवार होगा वो घोड़े पे बैठेगा तो ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ उसको चलाएगा भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें क्या रखा है कि जो प्रश्न आपके सामने हैं उसमें संबंधित संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो f और 216 में क्या हो सकता है? आप सोचें। आप जानते होंगे जो अगर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आती है तो उसमें क्या करते हैं, उसकी हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं, वो किस नंबर पे आ रहा है। एफ किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में? 6 नंबर पे। आप काउंट करो पाओगे 6 नंबर पे आता है। तो ये 216 जो है, ये 6 का क्या करें कि 216 आए? स्क्वायर करोगे, नहीं आएगा। क्यूब करोगे, चेक करते हैं। अगर 6 का क्यूब करते हो 6 × 6 × 6, आप जब करोगे तो 36 × 6 कितना आ रहा है? 216 आएगा कि नहीं आएगा? आप काउंट करिए। 6 छक 36 होता है, 18 में 3 प्लस करोगे 216 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि उसकी प्लेस वैल्यू का क्यूब हुआ है। क्यूब मतलब उसका जो घात है 3 हुआ है। वैसे हम लोग एल का निकालते हैं।
आप एल का निकालो। एल की जो प्लेस मतलब एल का जो स्थान होता है वो क्या है, ABCD में काउंट करोगे तो पाओगे 12 नंबर पे एल आता है। तो 12 का क्यूब करके देखते हैं। 12 का क्यूब क्या करोगे तो क्या आएगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 144 गुणे 12 करो। आप करोगे 144 गुणे जब 12 करोगे तो कितना आ रहा है, 12 गुणे 44 आप करो तो आप पाओगे कि ये टोटल आप कर लेना कैलकुलेशन, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। तो जो इसका कैलकुलेशन है वो टोटल 1728 आएगा। मतलब क्योंकि आप इसमें देखो 4 दूनी 8 होता है, 12 चौक 48 होता है ना, मानते हो 12 चौक 48 और लास्ट का 8 लिखा जाएगा। तो 8 और किसी में है नहीं, 8 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, ये कह रखा है अगर हम लोग SPANK को PSNAK लिखें, मतलब SPANK को PSNAK कोड में लिखें, ये कोड भाषा में लिखा है, तो हम लोग थ्रो को कैसे किस कोड में लिखेंगे। आप इन दोनों के बीच का रिलेशन देखें। SPANK इसको कैसे लिखे हैं, आप देखिए जो इसकी वैल्यू चेंज कर दिए हैं, एस के स्थान पे हम क्या रख दिए हैं, पी कर दिए हैं ना, तो और पी के स्थान पे क्या कर दिए हैं, एस कर दिए हैं, ए के स्थान पर एन कर दिए हैं और एन के स्थान पर ए कर दिए, के को एज इट इज लिखे। मतलब कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन दर्शा रहे हैं ये इसकी प्लेस फिक्स की, मतलब के को के नीचे लिख रहे हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों को, मतलब जो होता नहीं है कि एक दूसरे से गुणा कर दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे की जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर दे रहे हैं। एस को पी से कर दे रहे हैं, पी को एस से, ए से यहाँ पे एस मतलब ए को यहाँ पे किससे कर रहे हैं, एन से, और एन को ए से, और के को एज इट इज लिख दे रहे हैं। तो इसी तरह आप दूसरे थ्रो का भी निकालें। आप थ्रो को सबसे पहले लिखें, थ्रो लिखे आप TH लिखना था, हम आर लिख दिए, THROW। आप डब्ल्यू की वैल्यू फिक्स कर दें, डब्ल्यू एज इट इज लिखा जाएगा, टी की प्लेस बदल के एच की प्लेस पे रखना है, टी को एच की जगह लिखें और एच को टी की जगह पे, ठीक। और ऐसे ROW का करें, इसका जब करेंगे THORW हो रहा है, तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, THORW। सॉरी इसमें थोड़ी हमने मिस्टेक कर दी, एच और टी को रिप्लेस करना भूल गए, तो TH को रिप्लेस करेंगे क्या होगा, HTORW। ये हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, HTORW। आप पाओगे तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे दे रखा है कि एक ही पासा दो विभिन्न स्थितियों को दर्शा रहा है, मतलब एक पासा है, मतलब एक डाइस है, वो दो डायरेक्शन में दो स्थिति मतलब में दर्शा रहा है, और कह रहा है कि यदि इफ़ लगा है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ खेल करेगा, अगर इफ़ यदि लग गया तो वो सीधे सीधे नहीं बताएगा। तो कह रखा है अगर 3 के पासे के निचले फलक पर है, मतलब जो 3 है वो पासा का एकदम निचला फलक है, इन दोनों में किसी के निचले फलक पे है, तो उसे फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। आपसे कह रखा है कि अगर ये पासा जो है उसको नीचे की दर्शन में जो 3 है वो नीचे की फलक में है, तो आपको जिसमें कह रखा है कि ये बाउंडेशन दे दिया कि वो निचले फलक पे है, निचले फलक से ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसी में घुमाएंगे। तो घुमाइए, आप देखोगे पाओगे कि क्या हो रहा है इसमें। आप जब ऐसे पाओगे तो क्या है, एक के स्थान पर क्या आने वाला है और 3 के स्थान पर क्या आने वाला है और 6 के स्थान पर क्या आने वाला है। जब घुमाओगे उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं कि 6 के स्थान पर क्या होने वाला है, तो आप पाओगे जो एक है, मतलब इस एक के स्थान पर क्या होना है, जब घुमाओगे तो एक के स्थान पर एक आएगा, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो इसे घुमा के इधर करिए, तो एक के प्लेस पे एक आ रहा है क्योंकि घूमेगा, जब घूमेगा एक के प्लेस पे एक आएगा, और 3 की प्लेस में और घुमाओगे तो 90 किधर चला जाएगा, 5 पे, और 6 किस पे आएगा, ये घूम के आ जाएगा 4 पे, क्योंकि घुमाना है। हमारा प्रश्न यहाँ हमें बाध्य कर रहा है, अगर ये ही ना दिया होता 3 पासे के निचले फलक पर है तो बाध्य ना होते हम, उसी के डायरेक्टली अपोजिट जो होता हम कर सकते थे, तो ये हमें बाध्य कर रहा है। एक पे एक ही है, ठीक, और
3 पे 5 मिल रहा है और 6 पे 4 मिल रहा है। तो इसको आप देख लिए कि कहाँ कौन मिल रहा है। ठीक, अब एज इट इज़ क्या करते हैं, अब देखते हैं कह रखा है 3 के पासे पे हम मतलब 3 पे ही पूछा है तो 3 के विपरीत कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न से कह रखा है कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, नाव, मोटरसाइकिल और कार को अगर हम मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, कार, नाव और हेलीकॉप्टर के रूप में जाने, मतलब कह रखा है कि वो मान लो हवाई जहाज मोटर बाइक जैसा है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जैसा है, नाव कार जैसा है, मोटरसाइकिल नाव जैसी है और कार हेलीकॉप्टर जैसा है। तो आपसे पूछ रखा है कि इसमें से पानी कौन तैरता है। अब सिंपल सी बात है, पहले में देखिए पानी नाव तैरती है, तो नाव के जो विपरीत आ रहा होगा वही तैरता है। तो नाव के विपरीत क्या, हवाई जहाज के विपरीत क्या हो गया, मोटरसाइकिल। हेलीकॉप्टर के विपरीत हवाई जहाज, नाव के विपरीत कार। तो जब हम नाव को कार से दर्शा रहे हैं तो कार ही तो तैरेगी पानी में, क्योंकि कार ही वास्तविक में नाव है। मान रहे हो आप ना कि हम रिप्लेसमेंट उसका केवल प्लेस चेंज किए हैं। तो नाव के बदले क्या आ रही है, कार आ रही है। तो कार किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका वेन डायग्राम से मतलब वेन आरेख से है। ये कह रखा है कि सांप, सरीसृप, जहरीले, इनमें क्या संबंध दर्शा रहा है। तो हम लोग एक पहले आरेख खींचते हैं जहरीले का, अब उसके बाद सांप का आरेख खींचेंगे और सरीसृप का। लेकिन आप जानते हो कि जो सांप होते हैं उनकी सारी प्रजाति जहरीली नहीं होती है, मानते हो ना। तो इसको इंटरसेक्ट करके हम एक और खींच लेते हैं, क्योंकि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। और जो सरीसृप है वो सारे सांप सरीसृप होते हैं, मान रहे हो ना। जो सरीसृप हैं वो सारे सांप होते हैं। तो सारे सांप सरीसृप के अंदर ला दीजिए, क्योंकि कुछ सांप होंगे जो सरीसृप के अंदर होंगे वो जहरीले भी होंगे। तो इस तरह की आकृति कुछ बनेगी। तो इस तरह की आकृति किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कुछ नहीं कह रखा है, ये कह रखा है कि एक दूसरे साइन को बदल कर देख लें समीकरण कैसे कब सही बनेगा। एक एक ऑप्शन को, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप एक एक प्रश्न को रख के चेक करें। सबसे पहले हम पहले को रखते हैं, डिवाइड के प्लेस पे इंटू रखना है, इंटू के प्लेस पे डिवाइड। लेकिन ये सॉल्व क्यों नहीं होगा आपसे मैं बता दूं, क्योंकि देखिए जो डिवाइड का ये वैल्यू है इसको आप जब मल्टीपल कर दोगे हाँ तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी, और आ कितनी रही, छोटी। तो थोड़ा हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो हम लोग इसमें डिवाइड का जो रूल है उसको डिवाइड वाला छोड़ देते हैं, इस दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर माइनस प्लस का देखते, मतलब इंटू और माइनस का देखते हैं। इसमें अगर माइनस के प्लेस पे इंटू रखोगे, इंटू के प्लेस पे माइनस रखोगे, ठीक, तभी 5 से 5 करके ये 0 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। और ये 8 जो है इन दोनों का जब 24 मतलब कटेगा, 8 से ये 3 आएगा, इन दोनों का जब मल्टीपल होगा माइनस माइनस का, तो ये डिजिट ही पूरी माइनस में आ जाएगी, और इधर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हम नहीं कर सकते। अब सी के लिए चेक करते हैं। सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए 24 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5, इंटू की जगह प्लस रखना है, प्लस 5 और प्लस 3, और क्या करना है, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे हमें इंटू करना है। तो इसको डिलीट करके हम लोग यहाँ इंटू करते हैं, इंटू 3। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 24 से 8 के डिवाइड करोगे 3 आएगा, माइनस 5 प्लस 5, सॉरी 5 करोगे 5 3 15, इसमें 15 जोड़ोगे। आप जब 15 प्लस और 5 माइनस करोगे, 15 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, 10। 3 प्लस 10 दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 13। मतलब जो इसका LHS है ये इसके RHS के इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि नीचे दिए गए विकल्प को हमें उस पैटर्न पे लगाना है जो चित्र में जैसा दिखाई दे, मतलब सही दिखाई दे। आप इस तरह के प्रश्न का सबसे पहले कितना सर्कल बना रहता है काउंट कर लो, सब में 2-2 सर्कल दिखाई दे रहा है, मतलब सब सर्कल के हिसाब से सही है। आप देखो ये बीच में रेक्टेंगल है, आप रेक्टेंगल देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, रेक्टेंगल के भी हिसाब से सही है। लेकिन देखो इसमें 2 पाई जैसा कुछ निकला है, एक इधर एक इधर, इसमें देखोगे 1 पाई है तो ये गलत है, इसमें है ही नहीं तो ये भी गलत है, इसमें है नहीं तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आए हो। अगर प्रश्न समझ में आए हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।